हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनूप राणा एक बार फिर से आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे। रेगुलेटिंग एक्ट, और मैंने आपको पढ़ाए थे सन 1773 से लेकर सन 1853 तक के रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके साथ साथ एक और मैंने सन 1858 का भारत परिषद अधिनियम भी आपको बताया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे जो है चैनल पर जाकर वो वीडियो सारी देख सकते हैं। और आज जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है सन 1861 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, सन 1858 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और सन 1858 के बाद भारत में जो है अब राज करेगा वो था ब्रिटिश क्राउन। यानी मैंने कहा था सन 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर अब भारत में अब सीधा ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा। यानी भारत में जो गवर्नर जनरल होगा उसका पद वायसराय के पद से रिप्लेस कर दिया गया था। और अब हमने आज पढ़ना है सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो यहां से बहुत सारे बार क्वेश्चन बने हैं, और ज़्यादा नहीं, आपको केवल 4 पॉइंट यहां से याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट था कि जो हमारा वायसराय था, इस वायसराय को पहली बार यहाँ पर जो है किस चीज़ का एक जो है यहाँ पर अतिरिक्त पावर दी गई थी, जिसे हम जानते हैं ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश। भारत में याद रखना आप, पहली बार वायसराय को अध्यादेश की पावर कहाँ पर मिली थी, तो सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम में मिली थी। और आपको मैं बता दूं, वर्तमान में हमारी जो ऑर्डिनेंस की पावर है वो किस किस के पास है। एक तो हमारा राष्ट्रपति, और जो है दूसरा कौन होता है, हमारा राज्यपाल। तो वर्तमान में हमारी ऑर्डिनेंस की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस की पावर याद रखना 1, 2, 3, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, और ये 2 आप आगे ले आएंगे तो 2, 1, 3 में जो है आपकी किसकी पावर आ जाएगी, राज्यपाल की ऑर्डिनेंस की पावर आ जाएगी। ठीक है, चलो दोस्तों, पहली पावर देखो, पहली बात यहाँ पर क्या थी, सन 1861 में पहली बात यहाँ पर वायसराय को अध्यादेश देने की शक्ति यहाँ पर प्राप्त हुई थी। नंबर दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, सन 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश के अलावा यहाँ पर क्या बात थी, विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, एक चीज होती है सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है क्या करना, शक्तियों को क्या करना, आप शक्तियों को सेंट्रलाइज करना। ठीक है, सेंट्रलाइज करने का मतलब होता है कि मान लो किसी देश में एक राजा है और राजा के हाथ में पूरे देश की क्या है, शक्तियां हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या, शक्तियों का सेंट्रलाइज करना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा करना। जैसे वर्तमान में आपको पता होगा हमारे देश में प्रशासन के लिए राज्य है, राज्यों में राज्यपाल है, इसके अलावा जिला है, जिला में आपका जो है मजिस्ट्रेट है। तो ऐसे करके हमारे शक्तियों का डिसेंट्रलाइज किया गया है। या हमारे देश में जो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, जिसमें क्या है, हमारा सेंट्रल है, फिर स्टेट है, और फिर क्या है, आपकी पंचायत है, या फिर जो है नगर पालिकाएं हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यहाँ पर पहली बार अंग्रेजों के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर दी गई। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए 1962 में बंगाल, 1966 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, और 1997 में आपके पंजाब में प्रांतीय विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। अब यहां पर एक बात समझे आप, आपके जो है सेंटर में 1961 की बात कर रहा हूं मैं, 1861 की बात कर रहा हूं मैं। 1861 में आपकी सेंट्रल की बात करो तो सेंट्रल में क्या है, आपके जो है एक जो है गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की क्या है, आपकी एक कार्यकारी परिषद है। दूसरा जो है एक सचिव है, और सचिव की क्या है, सचिव की एक सचिव काउंसिल है, 15 सदस्यीय काउंसिल है। इसके अलावा मैंने कहा था गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जब कानून
बनाने बैठेगी तो इसके आसपास क्या होंगे, अतिरिक्त सदस्य होंगे जिनकी संख्या कब थी 1852 में कितनी थी, केवल 1800 जो है जब 53 का एक्ट बताया था उसमें कितनी थी आपकी जो है 6 थी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस के तहत यहाँ पर अगर प्रांतीय विधानसभाओं का गठन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे आज राज्य में क्या होता है, विधान सभाएं होती है, विधान परिषदें होती हैं, वैसे उस समय भी राज्यों में विधान सभाओं का या प्रांतीय विधानसभाओं का यहाँ पर गठन कर दिया गया था। ठीक है। नंबर 3, तीसरी बात थी विभागीय पद्धति। विभागीय पद्धति इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल सिस्टम, भारत में पहली बार सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम में विभागीय पद्धति की शुरुआत कर दी गई थी। और विभागीय पद्धति का मतलब आपको पता होगा, जैसे वर्तमान में हमारे विभिन्न जो डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंटल सिस्टम वहां पर शुरू हुए थे। और इस विभागीय पद्धति में सबसे बड़ी बात थी लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के पहले वायसराय भी थे, इनके द्वारा एक नई पद्धति शुरू कर दी गई थी जिसका नाम था पोर्टफोलियो पद्धति। याद होना चाहिए आपको, पोर्टफोलियो पद्धति, पोर्टफोलियो दिखने दिया होगा, पोर्टफोलियो पद्धति, इसकी शुरुआत पहली बार की गई। अब ये पोर्टफोलियो पद्धति क्या थी, इसके अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक विभागों का प्रभारी हो सकता था। यानी मान लो एक शिक्षा विभाग है, एक जो है मान लो जल विभाग है, तो एक व्यक्ति जल विभाग और शिक्षा विभाग का अधिकारी हो सकता है। इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो पद्धति। ठीक है। और किसने शुरू करी थी, लॉर्ड कैनिंग ने। और कहां पर, विभागीय पद्धति में जो है इस पोर्टफोलियो पद्धति को यहां पर मान्यता दी गई थी। ठीक है। और चौथी और अंतिम बात आपको पता होनी चाहिए, यहां पर जो है पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। क्या किया गया था, शामिल किया गया था। आपको लिखना है तो आप मेरे बोले अनुसार लिखें कि भारतीयों को पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। देखो इसका मतलब है कि पहली बार भारतीयों को, जो मैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूं उसमें शामिल किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत सन 1862 में। यहां पर 3 भारतीय, कौन कौन से, पटियाला के राजा, आपके जो है बनारस के राजा और सरदिनकर राव, फिर से बोल रहा हूं, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सरदिनकर राव को यहां पर जो है कॉमन लेजिस्लेचर में शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार पहली बार भारतीयों को कानून बनाने के प्रोसेस में शामिल कर दिया गया था। ये 4 बातें आपको यहां से याद रखनी है और हर एग्जाम में ये 4 बातें ही पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। देखो आपको मैं फिर से एक बार रिवीजन करके देता हूं। देखो पहली बात कि वायसराय को यहां पर पहली बार अध्यादेश देने की पावर मिली, और मैंने आपको बताया कि वर्तमान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी अध्यादेश देने की पावर दी गई है। अब दूसरी बात क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की प्रोसेस यहां पर शुरू हुई थी। इसके अलावा ये डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस के तहत मैंने कहा कि प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया था। तीसरा, विभागीय पद्धति की शुरुआत कर दी गई थी, और इस विभागीय पद्धति की शुरुआत के साथ साथ जो लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो पद्धति थी इसको मान्यता प्रदान की गई थी। और चौथी बात, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। तो ये जो है आपको याद रखना है। हालांकि ये वाली जो बात आप देख रहे हो, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना, ये बात अगर मैं इसको जो है इलैबोरेट करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले जब शामिल किया गया था तो वो केवल बैठने और दर्शक के रूप में था। ये नहीं था कि आप जो है कानून बनाने की प्रोसेस में शामिल हो तो आप जो है वहां पर क्वेश्चनिंग कर सकते हो, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर जो है किसी प्रकार का जो है आपके मन में कोई बात है तो उसको वहां पर रख सकते हो, कोई नया विधेयक आप रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं था। बस आपको जो है बैठकर क्या करना है, देखना है, और अंग्रेजों को बस ये दिखाना था भारतीयों को कि भाई हम जो है तुम्हारी बात को मान रहे हैं और तुम्हारे लोगों को अपने जो है कानून बनाने के प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं। समझ लो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहां पर जो है बस आपको याद रखना है कि ये 4 बातें कौन सी थी, और 1861 जो है आपका कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहां से काफी बार सेंट्रल और स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी के साथ देखो मैं यहां पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।